हेलो प्यारे बच्चे हो, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो कल आपका 20 तारीख को 10वीं विज्ञान का पेपर होने वाला है बच्चों। तो यहाँ से आपको पूरे सॉल्यूशन अच्छे से देख कर जाना है। तो मैं आपको 1 नंबर और 2 नंबर के जो प्रश्न यहाँ से आएंगे बच्चों, वो सारे करवाने जा रहा हूँ विज्ञान के पेपर में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है बच्चों। तो ओके बच्चों, शुरू करते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जय हिंद, जय भारत बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आपके सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। जो अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही है, इस त्रैमासिक परीक्षा के दौर में हम आपके साथ लगे हुए हैं और डेली आपको पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं बच्चों। तो अभी तक के जितने भी पेपर हमने सोल्व करवाए, सारे के सारे लगभग क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो बच्चों चलिए बिना देरी के हम सोल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन हमारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना इनको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अध्याय 1 जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये वाले पार्ट के हम सॉल्व करवाएंगे, है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में देखिए, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन, जैसे खोलते पानी से जल वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी से वाष्प बन रही है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुल जाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एलपीजी का दहन, ये जो डी वाला है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। तो आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। सेकंड आपको दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो अभिक्रिया दी है 2BbOS प्लस CS इजिकल टू 2Pb प्लस CO2, ये लेड वाली जो अभिक्रिया है, इसके बारे में आपको दिया है। इसमें से कौन सा कथन आपको असत्य है। तो पहला आपको दिया है सीसा अपचयित हो रहा है। फिर सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों इसमें आपको असत्य गलत कथन ढूंढना है। तो जो पहला और दूसरा है हमारा, ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला, ये दोनों ही असत्य है। तो ए वाला ऑप्शन पहला एवं दूसरा दोनों असत्य हो जाएंगे बच्चों, है ना। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। बच्चों ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये Fe2, ये आयरन की बात कर रहा है। Fe2O3+2Ai इजिकल टू ए सॉरी Fe2O3+2Al, है ना। तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पर O3 है, इनकी अभिक्रिया करवा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा Al2O3+2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो बच्चों ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से आपका Fe मतलब आयरन का विस्थापन हो रहा है ना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो आपको इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण है, उस पर आपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, तो उससे क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है ना बच्चों, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है आपका CaOS+H2O इजिकल टू CaOH2, और प्लस ऊष्मा का यहाँ पर निकल रही है। तो ये उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की संयोजन है। उपयुक्त दोनों है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी। क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस ऊष्मा निकल रही है ना। तो ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगी। फिर आपका छठा क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान परिवर्तन हो, उपरोक्त सभी। तो अभिक्रिया का परिवर्तन मतलब जब आप देखते हो कोई सी भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में भी परिवर्तन आता है और तापमान में परिवर्तन आता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा दा वाला, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है ना बच्चों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो ऊष्मा छेपी होती है बच्चों। कौन सी होती है, ऊष्मा छेपी। ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, इन्हीं में से आपको कल के पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों। तो आपको ध्यान से पढ़ना, याद रखना है एक एक वर्ड को। आप वहाँ पे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी ना। अगला लिखा रहा है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला पड़ जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। इसका कारण दिया है यहाँ पर, क्योंकि क्या क्या कारण है बच्चों उसका।
कि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, इसलिए देर तक सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कर लेगा और काला पड़ जाएगा। काला इसलिए पड़ेगा क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का जब विखंडन हो जाएगा तो उससे सिल्वर बन जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ वाला। अगला है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया है। तो बच्चों ये वियोजन है, क्योंकि यहाँ पर टूट रही है इसलिए इसको अपन बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। तो इसका बिल्कुल सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 11वां, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbN3O2, है ना। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बिल्कुल याद रखना आप, PbN3O, और उसके बाद में ब्रैकेट लगा के 2 लगा देना। अगला क्वेश्चन है आपको, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा का यहाँ से उत्सर्जन होगा। अगला है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और अब जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद जो बन जाता है वो उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद और अभिकारक में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर, यदि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा है और ऊष्मा की उपस्थिति उसमें वियोजित होकर क्या बनाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बच्चों ये दा वाला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जितने भी रेड वाले हैं ये इसके सही आंसर लग रहे हैं। तो आपको ध्यान से बस एक बार रिवीजन करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको शानदार पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना है विज्ञान पेपर में। अगला है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत क्या अनुपात रहता है, तो 2:1 का इनका रहता है ना। मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है वो 2:1 में रहता है। अगला है, H2 का योग एवं O2 का हास्र कहलाता है। तो H2 का योग और O2 का हास्र कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, ये अपचयन अभिक्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो कोई सी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई से पदार्थ बनेगा तो बताया था मैंने, वो कहलाते हैं उत्पाद। क्या कहलाते हैं बच्चों, उत्पाद। और उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे उत्प्रेरक कहलाते हैं, है ना। अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं, यौगिक जो दो तत्व मिलकर आपस में यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको सारे आंसर दें हैं। अब आ जाइए बच्चों रिक्त स्थान के ऊपर, ये सारे मैंने आपको सही विकल्प करवा दिया IMP, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये सारे सही विकल्प आपको कर कर जाना है अच्छे से एग्जाम के पहले। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र वेरी वेरी मोस्ट IMP है CaCO3। हर बार एग्जाम में पूछा गया, पिछले साल भी आया था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन छूट गया, मैं एक बार बताता हूँ आपको। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा CaCO3 के निर्माण के कारण होता है। तो वही संगमरमर का रासायनिक सूत्र, उसका निर्माण के कारण पूछा है, तो आप याद रखना CaCO3। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को हमेशा समीकरण के कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है बच्चों, बाईं ओर। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अगला है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। ये भी वेरी वेरी IMP, ये सूत्र याद करके जाना, CaO। ये किसका सूत्र है बच्चों, बिना बुझे हुए चूने का। अगला 5वां क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभी बताया था मैंने, जिनमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण। ऊष्मा का क्या हो बच्चों, अवशोषण। वो क्या कहलाती है आपकी, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान रखना आप। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो आपसे वापस से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं वापस से आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ। छठे नंबर क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों, सॉरी ये 5वें नंबर क्वेश्चन है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण होगा तो वे अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ये ध्यान से आपको देख कर जाना है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना बच्चों। आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो आप इनका धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते चलिए रोक रोक कर, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण, है ना बच्चों। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, रासायनिक समीकरण। अगला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा छेपी, और अगर अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी। तो ये ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, है ना बच्चों।
अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बनेगा उसको अपन उत्पाद बोलेंगे। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी वस्तु को पेंट कर रहे हो, आपने कलर किया है उसके ऊपर ऑयल पेंट से या काई से भी, आप जो कलर करते हो ना खिड़की पे, दरवाजों पर, जो आपके पास में लोहा है उस पर आप जो कलर करते हो, तो हम उसको जंग से बचाने के लिए करते हैं। तो लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। ये भी आईएमपी क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में आया था बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। बिल्कुल सच बात है, वियोजन में जुड़ता है और आप, सॉरी, वियोजन में दो घटक अलग अलग होते हैं और संयोजन में वो आपस में मिलते हैं। तो ये कह रहा है आपसे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो ये आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर है ना, वियोजन आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे अभिकारक जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ही है। तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक जो रहता है, एक अभिकारक जो रहता है, वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। अब आपको बताना है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है। आपको यहीं से कल सारे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, तब यहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी उपचयन अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है बच्चों? उपचयन अभिक्रिया। किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होकर देखो, ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसको बोलते हैं उपचयन। तो एक होती है अपचयन और एक उपचयन। तो उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन संयुक्त होती है। और अब देखना यहाँ पर, मैं आपको अपचयन की परिभाषा बताता हूँ। ये आपकी है यहाँ पर अपचयन। तो अपचयन की परिभाषा समझना आप ध्यान से। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है, मतलब उससे ऑक्सीजन निकल जाता है, तो वैसी अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। तो उपचयन और अपचयन आईएमपी है। इन दोनों को आप पढ़ के जाना है ना, इनकी परिभाषा। एक तो ये आपको पढ़ना है अपचयन वाली ध्यान से, और एक उपचयन। और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अपचयन में उपचयन लिख के जाते हैं और उपचयन में अपचयन। तो ऑक्सीकरण संयुक्त है तो उपचयन, और ऑक्सीजन की क्षति हो रही है, ऑक्सीजन वहां से जा रहा है, तो अपचयन होता है। दो विलयनों को मिलाने पर एक विलेय दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बच्चों अपन? ये आपको अवक्षेपण की परिभाषा है। यहाँ पर मैं वापस से बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन बोल रहा है, दो विलयनों को मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया को अपन कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अवक्षेपण की परिभाषा है ना। अगला है, जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होता है, अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। हर साल बच्चों रेडॉक्स पूछी जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट आईएमपी, यहाँ पर लिख लेना। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। रेडॉक्स अभिक्रिया की जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है संक्षारण तथा उपचयन, है ना। दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण, संक्षारण में लोहा धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, नीचे गिरने लग जाता है, मतलब बिखरने लगता है, क्षण भंगुर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संक्षारण। और उपचयन, उपचयन तो मैंने बता दिया अपचयन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण वहां से क्या होता है? विमुक्त हो जाता है। अगला है, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों नहीं, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, ये आएगी आपको 2 नंबर में भी आ सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आपको पढ़कर जाना है और बहुत अच्छा पेपर आपका जाना चाहिए। अगला पार्ट भी आएगा आपको, 2 पार्ट भी आएगा, अम्ल एवं क्षार, है ना। अम्ल एवं क्षार पढ़ के जाना है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? ये जो क्षार है वो स्वाद में कड़वा या कसेले भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कसेला होता है ना बच्चों। फिर अगला है आपको, लिटमस एवं हल्दी कैसे सूचक है? तो ये उत्तर प्राकृतिक सूचक, क्योंकि अपने को नेचुरल से मिलते हैं, नेचर है, तो प्राकृतिक सूचक है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, संश्लेषित जो इनको लैब में बनाया हो। तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ये आपका क्या है? संश्लेषित सूचक है। तो सूचक क्या होते हैं? ये कलर परिवर्तन हो जाता है, लाल लाल कलर नीले में बदल जाता है, नीला लाल में बदल जाता है ना। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए होता है ये। अब अगला देखना, 5वां क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, उन्हें कहते हैं, तो गंधीय पदार्थ कहते हैं, है ना। उनसे क्योंकि गंध आ रही है इसलिए गंधीय पदार्थ। अगला है, धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस
निष्कासित करती है? तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस है ना। क्वेश्चन है आपका, धातु अम्ल से क्रिया कर कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो हाइड्रोजन गैस करती है। अम्ल एवं धातु के अभिक्रिया में जो यौगिक बनता है उसका नाम लिखिए। तो यह जाएगा आपका लवण, है ना। लवण आईएमपी है। लवण के बारे में पूछा जाता है। वापस बताता हूँ, अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से जो यौगिक बनता है, जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाएंगे तो जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं लवण। अगला देखना, चूना, पत्थर, खटिया एवं संगमरमर किस यौगिक के विविध रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के आईएमपी है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, है ना। धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया कर कर क्या बनाते हैं? तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर सफ़ेद अवक्षेपण कौन से यौगिक का बनता है? तो इसका आ जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये कहलाती है बच्चों। अगला है आपका, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये उदासीनीकरण, है ना। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया आपको अच्छे से पढ़ के जानना है। अगला है, कॉपर ऑक्साइड एवं तनु HCl की क्रिया होने पर कॉपर क्लोराइड बनता है, इसका रंग क्या होता है? तो ये नील हरित रंग का होता है। अगला है बच्चों आपका क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारकीय भी होता है और अम्लीय भी होता है, दोनों होता है ना, क्योंकि दोनों बार इसका आंसर अलग अलग दिया है इन्होंने। अगला देखिए, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव किस कारण होता है? तो हाइड्रोजन आयन के कारण। याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन आयन जो रहते हैं वो विद्युत प्रवाह का गुण दर्शाते हैं। पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है, तो ये 7 से कम है ना, क्योंकि वो अम्ल होता है इसलिए 7 से कम है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, है ना। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक। आप लेके भी आते हो मार्केट से, जो आप खाने पीने का सामान होता है मिक्सचर वगैरह उसमें मिलाया जाता है। अगला है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है एंटासिड। आईएमपी है बच्चों, ये औषधि बहुत बार पूछी गई है, तो याद रख लेना एंटासिड। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ये भी आईएमपी है, टमाटर का पूछा जाता है। टमाटर में कौन सा है? ऑक्जेलिक। और अगर दूध का पूछा जाए, दूध में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है बच्चों, ये भी पूछा जाता है। तो दूध का याद रखना लैक्टिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है, पीएच स्केल की पारस होती है तो 0 से 14 के बीच की इसकी रेंज होती है, जो आपको अम्ल और क्षार बताती है। 7 से ऊपर वाले सारे क्षार होते हैं, और 7 से जो कम मान रहेंगे वो सारे अम्ल रहेंगे, और जिसका पीएच मान बच्चों स्केल पे 7 आ जाए वो उदासीन रहेगा। तो पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। अगला, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है, तो याद रखना विरंजक चूर्ण। ये भी पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं? तो याद रखना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, आईएमपी है। अगला है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या आ जाएगा बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। अगला आ जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है? तो ये जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या जाएगा बच्चों? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला है आपका, दही में पाए जाने वाला दही में पाए जाने वाला अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल है। दही में अभी मैंने बताया था, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है दही दूध से ही बनता है। कोई विम्बलडन सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोई बिलियन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसे विलियन में होगा HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा बच्चों इसका। अगला जाएगा आपका NaOH का 10। ये वाला क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल में आपको इसको सोल्व करवा के बता दूंगा, है ना। तो इसको छोड़ दो अभी। खेत व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है ना। ब्रेड वगैरह जो आप खाते हो बाजार से लाकर, उसमें सब में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है टूटी की हड्डी को जोड़ने के लिए। आंसर याद रखना, जो सफ़ेद कलर का आप पट्टा चढ़ाते हो, जब आपके हाथ में लग जाती है हड्डी टूट जाती है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पीओपी इसकी मूर्ति वगैरह भी बनती है, बहुत जगह आपने देखी होगी। तो बहुत सारी जो वाइट कलर की मूर्तियाँ आपने देखी होगी, उस पर कलर कर दिया जाता है, तो वो भी पीओपी की होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अगला है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है।
अगला है आपका, किसी यौगिक में क्रिस्टल जल नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, साकीय पौधे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल होता है ये, जो मतलब आपका चींटी होता है, चींटी में भी होता है अम्ल, इनके सबके नाम याद रख लेना। और एक आपका जो बिच्छू रहता है, बिच्छू का डंक, उसमें भी अम्ल रहता है। तो ये जो नेटल वाला पौधे की बात करिए, इसमें तो आप याद रखना मेथेनोइक अम्ल। तो सारे अम्ल पूछे जाएंगे, जैसे दूध में कौन सा अम्ल है, उसके बाद में संतरे में कौन सा अम्ल है, तो आपकी बुक में अंतर्गत दिया है। ये सारे अम्ल आप याद कर लेना, है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल है, तो इस प्रकार के सारे अम्ल आप याद करके चल जाना। अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, वेरी वेरी मोस्ट एमपी 5.6। अम्लीय वर्षा बहुत घातक है और होनी नहीं चाहिए। जहाँ पर भी अम्लीय वर्षा होती है वहाँ पर तबाही हो जाती है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम, अभी ये पार्ट पूरा कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसको शॉर्ट में 2 वीडियो बना दूंगा, उसमें आगे वाले पार्ट को हम करेंगे, है ना। आपका 1, 2, 5, 6 और 10 पार्ट आएगा, है ना बच्चों, ये याद रख लेना आप। और तीसरा पार्ट पढ़ के नहीं जाना, अभी तीसरा नहीं आएगा आपका। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा को बोलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है अथवा सुचालक, तो यहाँ पर जाएगा कुचालक। जल में घुलनशील चारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान अभी बताया था मैंने, 7 होता है। लवण के लिए कोई लवण के एक सूत्र इकाई में जल निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल जल कहते हैं। सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने की क्रिया होती है तनुकरण होती है, आईएमपी तनुकरण आएगा। H+ के विलयन की प्रकृति होती है, OH- हम आते हैं, विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो क्षारक की होगी। जब OH- आयन आएंगे तो क्षारक की प्रकृति होगी। CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, CaOCl2, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बच्चों, इसको अच्छे से याद करके जाना। अगला है, कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर सल्फेट है उसका अगला है कॉपर सल्फेट का, नेक्स्ट है बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग किस कारण होता है? तो क्रिस्टल के जल के कारण होता है ना, क्रिस्टल के जल के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका, नेक्स्ट आएगा, जलीय विलयन में चारक कौन सा आयरन देता है? तो हाइड्रो OH आयन, OH- आयन देता है ना बच्चों, ये आपको अच्छे से सोल्व करके जाना है। अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिप्सम पर ऊष्मा के प्रभाव का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जिप्सम पर ऊष्मा के प्रभाव का रासायनिक सूत्र आप देख लेना। फिर नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर का संगठन। तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल होता है। जिप्सम के कितने अणु क्रिस्टल का जल होता है? तो 2 अणु होता है। और नेक्स्ट है, सोडा अम्ल अग्रशामिक में सोडियम के साथ किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आईएमपी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। नेक्स्ट है आपका, बेकिंग सोडा है का एक उपयोग लिखिए। तो अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। ताजे दूध का पीएच मान से होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान क्या होता है? 6 से कम हो जाता है। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। ये आईएमपी थोड़ा सा याद करके चल जाना। उदासीनीकरण की क्रिया ऊष्माक्षेपी क्यों होती है? क्योंकि इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है ना बच्चों। नेक्स्ट है आपका, ताजे दूध का पीएच मान से होता है, दही बन जाना है पीएच मान, तो 6 आ जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर है? तो उत्तर, पानी में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो पानी में जो क्षारक घुल जाते हैं उनको अपन क्षार कहते हैं बच्चों। तो 3 पार्ट आपको धातु एवं अधातु पढ़ के नहीं जाना है, अभी 2 पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बच्चों, तो फिर बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा पार्ट 2 में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये अच्छे से आपको पढ़कर जाना।